हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक फोटोसिंथेसिस का, केल्विन साइकिल। जैसा कि आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस की दो फेज होती हैं। कौन कौन सी सर? एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डायरेक्टली ड्राइव किया जाता है लाइट के द्वारा। जबकि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट के द्वारा ड्राइव नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होता है ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। अब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ATP एंड NADPH प्लस H+। हम लोग केल्विन साइकिल में ये देखेंगे कि इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज़ करके किस तरह से कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल। हमारे पास एक 5 कार्बन का कंपाउंड है और उस 5 कार्बन के कंपाउंड का नाम है RuBp। ये जो RuBp होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। ज़रा हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये कैसा होता होगा राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। तो देखिए जी, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है CH2OP C डबल बॉन्ड O COH, इस साइड में H, फिर यहाँ पे लगाइए OH, इधर लगाइए H और फिर यहाँ पे होगा CH2OP। यहाँ पर जो P है ये फास्फोरस नहीं बच्चों, ये फॉस्फेट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अगर नंबरिंग इसकी कर लें 1 2 3 4 5, तो पहले कार्बन से भी फॉस्फेट लगा हुआ है, 5वें कार्बन से भी फॉस्फेट लगा हुआ है, तभी तो इसका नाम पड़ा है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। हम लोग इस RuBp का 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल्स? 6। एक RuBp के पास 5 कार्बन है तो 6 के पास कितना होगा? ये तो अंडरस्टूड है सर, 30 होगा। अच्छा जी, ये RuBp जो होता है बच्चों, ये फर्स्ट एक्सेप्टर होता है CO2 का इन C3 साइकिल। तो होता क्या है कि या तो CO2 एटमॉस्फेयर से आएगी या फिर ये CO2 प्लांट में रेस्पिरेशन के द्वारा भी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो CO2 होता है, एक मॉलिक्यूल CO2 का रूबिस्को एंजाइम से बाइंड करेगा और उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? RuBp। तो अगर एक RuBp एक CO2 को एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब कि 6 RuBp होगा तो 6 CO2 को एक्सेप्ट करेगा। ये काम होगा इन प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम जिसका नाम होता है रूबिस्को। तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है कार्बोक्सिलेशन और दूसरी होती है बच्चों इसमें ऑक्सीजिनेशन। जब रूबिस्को एंजाइम से CO2 बाइंड करता है तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और जब रूबिस्को एंजाइम से ऑक्सीजन बाइंड करता है तो इसको हम लोग ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल चलती है, और जब ऑक्सीजिनेशन होता है तब फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो जी, यहाँ पर 5 कार्बन और यहाँ पर आया, ठीक है, CO2 के फॉर्म में अगर एक कार्बन एक मॉलिक्यूल्स लेके चले अगर मान लीजिए, तो इसका मतलब कि जो पहला कंपाउंड बनना चाहिए उसके पास 6 कार्बन होना चाहिए। होता भी यही है, जो पहला कंपाउंड बनता है उसके पास 6 कार्बन होते हैं। उसका नाम है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो
अरेबिनिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट। लेकिन यह एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और इसके ब्रेकडाउन की वजह से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चूंकि हम एक RuBp और एक CO2 लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 3 कार्बन के। तो अगर हमने इसको 6 ले लिया तो यार अंडरस्टूड है कि ये 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जरा इधर आप गौर करना, ये है यहाँ पर जब CO2 बाइंड करता है तो ये CO2 आकर के इस सेकंड कार्बन पर बाइंड करता है। अब जरा सोचो कि अगर सेकंड कार्बन पर ये बाइंड करेगा तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जब ये कुछ ऐसा हो जाएगा तो 1 2 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन जाएगा। उसी तरीके से 1 2 3 कार्बन का दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे अगर एक RuBp एक CO2 से बाइंड करता तो। लेकिन यहां पर तो हम 6 लेके चल रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, टोटल 12 बनेंगे और इस कंपाउंड का नाम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है इसके पास बच्चों कितने कार्बन, तो आप बोलेंगे 3 कार्बन। अगर एक कंपाउंड में 3 कार्बन तो 12 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, तो टोटल कितने कार्बन, 36। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सर आपने बोला था कि एक RuBp के पास 5 कार्बन तो 6 थे, तो ये हो गए 30 और यहां से 6 मॉलिक्यूल आया तो टोटल हो गए 36। तो यहां पर भी तो 36 ही बने। वेरी गुड। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का, तो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ऐसा होगा। ये हो गया 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फास्फोराइलेशन करना है। फास्फोराइलेशन करने का ये मतलब है कि इसमें हम लोगों को एक फास्फेट ऐड करना है। अब जब इसमें एक फास्फेट आप ऐड करोगे तो फास्फोराइलेशन कराने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है क्या जी, काइनेज। तो अगर काइनेज एंजाइम का यहाँ पे हमें फुल फॉर्म बनाना हो पूरा कि कौन सी काइनेज यूज होगी, तो सबस्ट्रेट प्लस काइनेज लिख करके एंजाइम से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सी होगी। तो यहाँ पर एंजाइम होगी फास्फोग्लिसरेट काइनेज। फास्फोग्लिसरेट काइनेज। इस फास्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में बच्चों यहाँ पर ATP से फास्फेट निकलेगा और ये फास्फेट इस 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, तीसरे कार्बन पर तो पहले से ही फास्फेट लगा है, तो ये ऐड कहाँ होगा बेटा, पहले वाले कार्बन पर ऐड होगा। तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखो, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसा। तो सर इसका नाम क्या पड़ेगा जी, बेटा देखो इसमें 2 जगह पर फास्फेट लग गया, पहले कार्बन से भी और तीसरे कार्बन से भी। तो इसका नाम पड़ जाएगा 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। ये अगर 12 मॉलिक्यूल्स है तो 12 के 12 सभी मॉलिक्यूल्स में फास्फेट जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 12 ATP लेना होगा, तो यहाँ 12 ADP बनेगा और यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड के। अब जब 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है तो इसके बनने के बाद इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या किया जाता है, इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NADPH
प्लस H प्लस। कितने का हमें, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन कराना है 12 मॉलिक्यूल्स का, तो हमें ये चाहिए भी कितना, 12। ये अपना 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन हर एक मॉलिक्यूल से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आएगा और इसका रिडक्शन होगा, और जो रिड्यूस करेगा उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा NADP प्लस, NADP प्लस। अब आगे समझिए, यहाँ एंजाइम कौन सी यूज होगी, तो यहाँ एंजाइम यूज होती है 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। सर डिहाइड्रोजिनेज की यूज हो रही है क्योंकि बेटा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और अगर किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर एंजाइम यूज होती है ऑक्साइडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पर यूज होने वाली एंजाइम है 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसके साथ साथ रिडक्शन होने के साथ साथ यहाँ से इन एक मॉलिक्यूल से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलेगा, तो 12 मॉलिक्यूल से 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर आ जाएगा। जब 12 मॉलिक्यूल से 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि पहले कार्बन वाला फॉस्फेट बाहर निकलेगा या तीसरे कार्बन वाला। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन वाला जो फॉस्फेट होता है ये रिलीज होता है, क्योंकि तीसरे कार्बन से लगा हुआ जो फॉस्फेट होता है ये मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। इस वजह से तीसरे वाला पहले नहीं रिलीज होता, पहले कार्बन से लगा हुआ फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होगा। तो जब ये यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होने के साथ साथ इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो आपको इतना पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। इसका मतलब कि यहाँ से फॉस्फेट तुम हटा दो और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, तो ये तो हो गया CHO, और यहाँ पर बाकी चीज़ें सेम रहने दो, OH, इधर H, और इधर हो गया क्या, CH2OP। तो इसका नाम क्या पड़ गया, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या बना बच्चों, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल, सर 12 चल रहे हैं, तो यहाँ पर 12 ही तो बनेंगे। वेरी गुड। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं, एक्चुअल में बच्चों ये 12 मॉलिक्यूल्स में देखना ध्यान से, ये जो 12 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये 12 मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं 2 तरह के मॉलिक्यूल्स में। क्या कहने का मतलब है सर, देखो जी, 7 मॉलिक्यूल 3PgAl ही रहता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, लेकिन इसके जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो 5 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। देखो जी, इसमें से 7 मॉलिक्यूल तो 3PgAl ही हैं, जबकि 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर बना के समझाएं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो पहले एसीटोन बना लो, तो देखो जी CH3, C, फिर CH3, C डबल बॉन्डो, ये हो गया बच्चों एसीटोन। हमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, दैट इज OH लगाना है, तो हम यहीं पर तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक कार्बन हटाएं, CH2 कर दें, इसको OH कर दें, इसको CH2 कर दें, इसको OH कर दें, तो ये देखो 1 और ये देखो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया और बाकी ये एसीटोन हो गया। तो नाम इसका पड़ा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहाँ से जरा आप आगे की मैकेनिज्म को समझते रहना। ये जो 3PgAl और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में
इसके 7 मॉलिक्यूल और इसके 5 मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों में से 3-3 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और 3-3 मॉलिक्यूल्स निकल के बच्चों फॉर्मेशन करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर आपको समझाएं फ्रक्टोज 1,5 बाईफॉस्फेट का, तो ज़रा ध्यान से आप देखें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये देखिए जी, CH2 OH C डबल बॉन्डो CH, इस साइड में लगाएंगे OH, इस साइड में OH, इधर की साइड में H, इधर की साइड में OH और इधर की साइड में H और नीचे की साइड में CH2OP और यहाँ भी हमें लगाना होगा P। देखो जी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठे कार्बन। तो पहले और 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा है और ये फ्रक्टोज है, तो इसका नाम पड़ गया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। इस फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में टोटल 6 कार्बन है। अच्छा सर, ठीक है। ये तो बेटा यहाँ पर जो PgAl है इसके पास 3 कार्बन है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी 3 कार्बन है। अच्छा, 3 मॉलिक्यूल इसके आए, 3 मॉलिक्यूल इसके आए। इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 3 में कितने? तो 9 कार्बन सर। इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 3 में कितने? 9 कार्बन सर। तो टोटल कितने हो गए? 18 कार्बन इधर आए। तो सर अगर 18 कार्बन इधर आए तो इधर तो एक यहाँ पर जो कंपाउंड आपने बनाया ये 6 कार्बन का बनाया, तो 6 कार्बन का बनाया तो बेटा इसके भी तुम 3 मॉलिक्यूल बना दो तो 18 कार्बन तो हो गए। जी सर, बिल्कुल सही है। अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बच्चों बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो जी, यहाँ पे एंजाइम कौन सी यूज होती है? तो एंजाइम यूज होती है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज। एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज। ठीक है। अब देखिए जी, इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल निकलेगा और एक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कितना मॉलिक्यूल्स? एक मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल्स तो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर। तो एक दूसरे के अगर ये आइसोमर हैं तो यहाँ जो एंजाइम यूज होगी उसका नाम होगा आइसोमरेज। तो यहाँ यूज होने वाली एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फिर बच्चों इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। इसमें फॉस्फेट की बस पोजीशन चेंज है, इस वजह से यहाँ पर एंजाइम का यूज होता है फॉस्फोहेक्सोम्यूटेज, या इसी का दूसरा नाम लिखा जा सकता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ठीक है। इसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज ADP ग्लूकोज में।
किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी ग्लूकोज में। फिर ये एडीपी ग्लूकोज फाइनली बच्चों कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। यहाँ पर जगह कंजस्टेड है तो हम एंजाइम का नाम बोल देते हैं। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडीपी ग्लूकोज में तो यहाँ यूज़ होने वाली एंजाइम्स का नाम होता है एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। जब एडीपी ग्लूकोज से स्टार्च बनता है तो यहाँ यूज़ होने वाली एंजाइम का नाम होता है स्टार्च सिंथेटेज या स्टार्च सिंथेज। तो यहाँ एंजाइम यूज होगी स्टार्च सिंथेज और यहाँ एंजाइम यूज होगी एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। अच्छा, इस तरीके से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि सर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक ही मॉलिक्यूल तो इधर गया, बाकी 2 मॉलिक्यूल्स तो अभी इधर ही है। तो बेटा ये जो 2 मॉलिक्यूल्स इसके रह गए, 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब कितने कार्बन, 12 कार्बन्स। तो जो 12 कार्बन्स रह गए ये इस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम जिसका नाम होता है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज। सर कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा? अगर इसका तुमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया है तो अंडरस्टूड है कि इसका भी 2 ही लेना है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स के पास कितने कार्बन? तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स के पास है बच्चों 12 कार्बन और इसके 2 मॉलिक्यूल्स के पास कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो टोटल कितने कार्बन्स हो गए जी? सर टोटल तो ठीक है 12 और 6 18 कार्बन हो गए। तो यानी कि दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल्स मिला के 18 कार्बन्स हुए। तो आओ जाने यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, एक तो मॉलिक्यूल्स बन जाता है इरिथ्रोज, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और दूसरा मॉलिक्यूल्स जो बनता है वो होता है जाइलुलोज, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। एक हो गया इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक हो गया जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ये बच्चों 4 कार्बन का कंपाउंड और ये है 5 कार्बन का कंपाउंड। तो 4 कार्बन का कितना कंपाउंड बनना चाहिए सर? 2। तो 4 दूना 8। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी बनता है 2। तो इसमें हो गया कार्बन 10। तो इसमें 8 कार्बन, इसमें 10 कार्बन, टोटल मिला के 18 कार्बन। यहाँ और यहाँ से भी तो 18 कार्बन ही चले थे। ठीक है जी सर। अब बच्चों ये है इरिथ्रोज और ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जरा समझें इसमें, यहाँ पर ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में देखो यहाँ 5 मॉलिक्यूल था तो 5 में से तो 3 इधर आ गया था, 2 मॉलिक्यूल्स अभी भी उसके बचे थे तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। तो 2 मॉलिक्यूल्स DHAP के और 2 मॉलिक्यूल्स इरिथ्रोज के, यानी 4 मॉलिक्यूल। उसके 2 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल्स में 8 कार्बन होंगे। टोटल कितने कार्बन हो गए? 14। तो यहाँ एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है सीडो हेप्टुलोज, सीडो हेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट। फिर यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा तो इस समय एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है और ये कंपाउंड बन जाता है सीडोहेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज
सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, और इसके बनेंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल्स और इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। क्यों सर? क्योंकि ये 7 कार्बन का कंपाउंड है, एक कंपाउंड में 7 कार्बन, तो 2 में कितने? 14। उसी तरह से यहां पर भी 7 कार्बन। अब देखो जी, इसके 5 मॉलिक्यूल 3 इधर यूज हो गए और 2 इधर यूज हो गए, ये तो नहीं बचा। इसके 7 मॉलिक्यूल 3 इधर यूज हो गए, हाँ सर, 2 आपने इधर यूज कर लिए, 5 हो गए। अभी इसके कितने मॉलिक्यूल रह गए? सर अभी इसके 2 मॉलिक्यूल रह गए। तो इस 2 मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहां से ले आते हैं, इसके ये 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स ये आते हैं और इस सीडोहेप्टुलोज के साथ रिएक्ट करते हैं। और इस सीडोहेप्टुलोज के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है समझो। इसके 7 कार्बन एक मॉलिक्यूल्स में, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 14 कार्बन्स, उसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो टोटल यानी कि 14 कार्बन यहाँ और 6 कार्बन वहाँ से आ रहा है, तो टोटल सर 20 हो गए। तो उस 20 में से देखो क्या बनेंगे बेटा, एक तो बन जाएगा यहाँ पर राइबोज, क्या बन जाएगा? राइबोज 5 फास्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है बच्चों जाइलुलोज, जाइलुलोज 5 फास्फेट। और ये जो जाइलुलोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट है, इसके भी 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पर भी 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल्स में। तो अगर 5 कार्बन यहाँ एक मॉलिक्यूल्स में है और यहाँ पर भी 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल्स में है, तो इनके 2-2 मॉलिक्यूल्स बना दो। और अगर इनके 2-2 मॉलिक्यूल्स बन गए तो 10 कार्बन इसमें और 10 कार्बन इसमें, टोटल कितने हो गए? 20। अब सुनो, हम इस राइबोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाते हैं आपको। तो ये जो राइबोज होता है ये कुछ ऐसा होता है, CH2OH COH H CHOH COH सॉरी OH इधर की साइड में H, और ये है बच्चों CH2OH। देखो जी, यहाँ पे 5 फास्फेट है तो इसको हटा दो, यहाँ फास्फेट लगाओ, 1 2 3 4 5। यही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड राइबोज 5 फास्फेट। क्या बोलते हैं इसको? राइबोज 5 फास्फेट। इस राइबोज 5 फास्फेट में अगर हम इसको और इस मॉलिक्यूल्स को देखें तो एक तो फास्फेट इसमें ज़्यादा है, पहले कार्बन पर भी है, इसमें केवल 5वें कार्बन पर है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? कीटोन है। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो एक्चुअल मॉलिक्यूल तो यही था, तो यहाँ पे क्या था जी? कीटोन, और यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन अगर सेम कार्बन नंबर के हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका आइसोमर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आइसोमर। इसका आइसोमर बनाएंगे तो हमें मिलेगा RUMP। क्या मिलेगा? RUMP, राइबुलोज 1, राइबुलोज 5 मोनोफास्फेट। अभी एक ही फास्फेट है। देखो जी, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं तो इसके भी पहले 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है सर, ये देखो हमारे पास जाइलुलोज 5 फास्फेट बनके अभी इधर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं जाइलुलोज 5 फास्फेट का, तो ये जाइलुलोज 5 फास्फेट कुछ ऐसा होता है। देखो CH2OH C डबल बॉन्ड O C H, और ये है OH C, इधर है OH, इधर है H, और इधर की साइड में हो गया CH2OH। अब देखो 5 फास्फेट है तो हाइड्रोजन हटा दो,
इसकी जगह क्या लगा दो, इसकी जगह फॉस्फेट लगा दो। अगर तुम देखो इसका जो थर्ड कार्बन है और इसका जो थर्ड कार्बन है, इसमें बस OH और H का ओरिएंटेशन अलग है। जब दो कंपाउंड एक ही जैसे होते हैं और उनमें ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है किसी कार्बन पर पहले कार्बन को छोड़कर, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एपीमर। कहने का मतलब कि अगर हम इसका एपीमर बनाएं तो RUMP बनेगा। क्या बनेगा, RUMP। तो यहां पर हमने लगा दिया एंजाइम एपीमरेज। सिमिलरली यहां पर भी हम लगा देंगे एंजाइम एपीमरेज, क्योंकि ये भी तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ही है। तो देखो जी, 2 मॉलिक्यूल्स यहां से RUMP के, 2 मॉलिक्यूल्स यहां से RUMP के, 2 मॉलिक्यूल्स यहां से RUMP के, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल RUMP के। इस RUMP में एक फॉस्फेट है, सर कौन से पोजीशन पर, तो बताया तो भाई कि 5वें पोजीशन पर इसमें भी है, 5वें पोजीशन पर इसमें भी है। हमें पहले कार्बन से भी फॉस्फेट को लगाना है, तो इसका मतलब इसका फॉस्फोराइलेशन कराना होगा, और इसका फॉस्फोराइलेशन कराओगे तो इसमें काइनेज एंजाइम लगेगा। काइनेज एंजाइम लगेगा तो यहां नाम हो जाएगा एंजाइम का फॉस्फोराइबुलोज काइनेज। और यहां पर बच्चों हम लोग ATP जोड़ देंगे 6 मॉलिक्यूल के लिए 6, और ये बन जाएगा 6 ATP से 6 ADP। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें आके जुड़ जाएगा पहले कार्बन से और फिर से बन जाएगा RUBP। ठीक है जी। तो ये देखो ओवरऑल क्या है जी, मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, जिसमें से समराइज करते हैं अभी हम, जिसमें से हम लोगों ने, ठीक है जी, जो पहला स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। जो दूसरा और तीसरा स्टेप होता है इसको बच्चों हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और उसके बाद से जो भी ये स्टेप्स हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब 3 स्टेप मेन है, कौन कौन सा, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और इसके साथ साथ रीजनरेशन। अगर हम देखें तो यहाँ पर रूबिस्को ने कार्बोक्सिलेशन कराया, रिडक्शन में ATP भी लगा और NADPH+H+ भी लगा, और रीजनरेशन में केवल और केवल कौन लगा जी, ATP लगा। अब हम इसको समराइज करें तो देखो क्या क्या हुआ। हमारे पास 6 मॉलिक्यूल थे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के। इसने 6 CO2 को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसने बनाया 12 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल का मतलब 36 कार्बन्स। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है कौन से प्रोसेस का, केल्विन साइकिल का। इसी वजह से केल्विन साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास 3 कार्बन होते हैं। फिलहाल इसके 12 मॉलिक्यूल्स बने। हमने इसका फॉस्फोराइलेशन कराया ATP के प्रेजेंस में, बन गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमने इनका रिडक्शन कराया और रिडक्शन के साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी पहले कार्बन से हटा दिया, तो फिर ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में जो 12 मॉलिक्यूल्स थे, 7 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड ही रहे और 5 मॉलिक्यूल बने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है जी, जिसमें से दोनों मॉलिक्यूल्स से, दोनों कंपाउंड से 3-3 मॉलिक्यूल्स निकल के बनाए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल्स बना, फिर ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए चला गया, जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज
एडीपी ग्लूकोज बना और एडीपी ग्लूकोज से फाइनली फॉर्मेशन हुआ बच्चों स्टार्च का। बाकी जो 2 मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज के रह गए, तो फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 कीटोज शुगर दैट इज फ्रक्टोज एंड 2 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड जब ये रिएक्ट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इरिथ्रोज 4 फास्फेट बनता है और 2 ही मॉलिक्यूल जाइलुलोज 5 फास्फेट बनते हैं। जाइलुलोज 5 फास्फेट को अभी हम आगे नहीं ले जाएंगे, हम बस इरिथ्रोज को आगे ले जाएंगे और इरिथ्रोज फिर रिएक्ट कर जाता है। इरिथ्रोज एक एल्डिहाइड शुगर है, एल्डोज शुगर है, तो ये फिर से रिएक्ट करता है कीटोज शुगर से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। इसके पास एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन, उसके पास एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, 7 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है और 7 7 14, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बनते हैं सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट, फिर सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट से सीडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट बना 2 मॉलिक्यूल्स जिसके पास 14 कार्बन है। यह भी एक कीटोज शुगर है। यह कीटोज शुगर फिर से एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड के और यह बनाता है 5 कार्बन वाले, ठीक है, 2 कंपाउंड जो कि सबके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स बने जाइलुलोज 5 फास्फेट और 2 ही मॉलिक्यूल्स बने राइबोज फास्फेट। जब हम इनने इसका स्ट्रक्चर देखा तो हमने ये देखा कि राइबुलोज और राइबोज एक दूसरे के आइसोमर हैं और जाइलुलोज और राइबुलोज एक दूसरे के एपीमर हैं। तो हमने रेस्पेक्टिव एंजाइम यूज कर दिया एपीमरेज और यहाँ पर एंजाइम हमने यूज कर दिया आइसोमरेज और इस तरीके से ये बन गया RUMP राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये जो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है इसमें एक फास्फेट था, हमें 2 फास्फेट देने थे हर एक मॉलिक्यूल्स को, तो हमने क्या किया कि 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे तो हमने 6 ATP ले आए और इस ATP से इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा और इस कंपाउंड के पहले कार्बन से फास्फेट लग जाएगा। जब इस कंपाउंड के पहले कार्बन से फास्फेट लग जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा? RUBP। तो ये है पूरी साइकिल, केल्विन साइकिल। आज के दिन रखते हैं इतना ही। थैंक यू।